संगम के किनारे बीजेपी राम राज्य के लिए राजनीतिक लड़ाई का ऐलान कर रही थी तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में सुराज का नारा बुलंद कर रहे थे। बीजेपी ने विचारधारा यानी राम मंदिर पर मुहर लगा दी तो व्यक्ति उर्फ नरेंद्र मोदी को फिलहाल किनारे कर दिया। बीजेपी राम नामी हिंदुत्व पर लौट रही है तो मोदी विकास को हिंदुत्व में मिलाकर एक नया वोट शास्त्र लिखने की कवायद में है। जो बीजेपी की सियासत को जानते समझते हैं वो ये जानते हैं कि बीजेपी में एक चेहरा होता है तो एक होता है मुखौटा। विकास का बाण लेकर विरोधियों को मात देने में जुटे मोदी पार्टी के लिए चेहरा बनते हैं या फिर मुखौटा? इस सवाल के जवाब के लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। इतना ही कहना चाहूंगा कि राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। देखिए, हमारे देश के नागरिक की सोच देखिए, उसका दम देखिए, ट्राइबल की सोच देखिए। वो कहता है कि दुनिया के बाजार में मुझे बनाना पहुंचाना है, मेरे बनाना को कोई डैमेज ना हो, इसलिए मुझे पेवर रोड की जरूरत है। मित्रों, ये एस्पिरेशन मेरे देश के नागरिकों के अंदर हो तो इस देश का भविष्य उज्जवल है। मैं साफ देखता हूं। नए आईएमओ की खोज करें। पार्टी एक है लेकिन विचारधारा दो। एक 21वीं सदी के बदलते हिंदुस्तान की आहट को आवाज देता है तो दूसरा 16वीं सदी में हुई इतिहास की गलती सुधारने में लगा है। एक देश की राजधानी में यूथ पावर की बात करता है तो दूसरा कुंभ में साधु संतों के संगम से सत्ता हासिल करने की रणनीति तैयार करने में जुटा है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सामने दो प्रमुख चैलेंजेस क्या है? एक विकास के मुद्दे को देश के लिए सबसे जरूरी बता रहा है तो दूसरा संगम में डुबकी लगाकर राम के नाम पर वोट मांग रहा है। 20, 22, 24 साल के नौजवान एक हिंदुत्व में विकास का रसायन मिलाकर सियासत में मोदीत्व की नई धारा तैयार करने में लगा है तो दूसरा भगवा राजनीति में बीजेपी की विकास यात्रा की नई कहानी लिखने के सपने देख रहा है। बीजेपी के लिए राम विचारधारा का प्रतीक बनकर उभरा है तो नरेंद्र मोदी की पहचान बीजेपी में व्यक्ति के तौर पर बनी। मोदी माउस के सहारे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने की बात करते हैं तो बीजेपी को भगवान राम में विश्व गुरु दिखता है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चर्मर हुआ करते थे, ये हमारी जनरेशन में वो दम नहीं है, हम लोग माउस चर्मर हैं। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति अथवा हिंदू संस्कृति के जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण ही भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हुआ था। और उन जीवन मूल्यों के प्रतीक यदि हम किसी को मानते हैं तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं। गुजरात चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी में सिर्फ मोदी मोदी की धूम थी, लेकिन अचानक ही मोदी के नाम पर विकास की सियासत पर राम नामी चादर डाल दिया गया। राम मंदिर का मुद्दा विकास पुरुष के तौर पर बनी मोदी की छवि पर भारी पड़ा। हाल में नेहरू से तुलना कर मोदी की पैरोकारी करने वाले वीएचपी नेताओं की भी जुबान हल्की पड़ गई। ऐसा कोई मुद्दा हम लोग का न तो है और न इस पर विचार होने वाला है, और हम लोगों ने इस प्रकार का मुद्दा रखा भी नहीं। ये हमारा विषय ही नहीं है, ये विषय उन लोगों का है। उन्होंने कहा है कि उचित समय आने पर हम घोषणा करेंगे कि कौन हमारे लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा, ये उनका काम है। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने पर ऐसी कोई चर्चा होगी? किसी भी व्यक्ति या दल को समर्थन करने की चर्चा किसी भी फोरम में 2 दिन से भी नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। 100 करोड़ हिंदुओं के कल्याण, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा और हमारी भावना राम मंदिर गाय के बारे में ही चर्चा होगी। अब सवाल यही है कि क्या अब तक बीजेपी के लिए तुरूप का पत्ता माने जाने वाले मोदी का दांव बीजेपी 2014 में आजमाएगी? क्या मोदी के नाम पर संघ परिवार मुहर लगाएगा? क्या बीजेपी के आला नेता मोदी की अगुवाई में चुनावी मैदान में कूदने को तैयार होंगे? क्या मोदी को लेकर बीजेपी और संघ के भीतर खाने में कोई पेंच है जिसकी वजह से मोदी के भारत निर्माण पर मंदिर निर्माण का मुद्दा भारी पड़ गया? सवाल कई हैं, लेकिन मोदी के नाम पर हर तरफ चुप्पी है। हिंदुत्व के रास्ते पर संतों ने तो अपनी मोहर लगा दी। सवाल है क्या बीजेपी की सियासत भी इस रास्ते पर अपनी मोहर लगा देगी? बड़ी मुश्किल में बीजेपी है, एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हुई है जहां पर एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ सियासत है। एक तरफ अयोध्या है
तो दूसरी तरफ दिल्ली है। राजनाथ सिंह की मुश्किल यही है, लेकिन देखना यह है कि आखिर सियासत इस रास्ते बीजेपी को ले जाती है या फिर सीधे कहें तो संत की दिशा में बीजेपी भी चली जाती है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, इलाहाबाद, आज तक। वो 90 के दशक की बात थी। सियासत की कहावत अब बदल गई थी। दिल्ली का जो रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता था वो अयोध्या होकर गुजरने लगा था। गुजरात की चुनावी जीत के बाद हर किसी को यह लग रहा था कि बीजेपी अब तो अहमदाबाद के रास्ते दिल्ली की सत्ता का सफर तय करना चाहती है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने अयोध्या के रास्ते ही सियासत की सफर शुरू करने का फैसला कर लिया। कुंभ में मार्गदर्शक मंडल की बैठक में राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है, राम मंदिर का एजेंडा उनके लिए सबसे अहम रहेगा। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। धर्म के दिए में फिर से राजनीति का घी उड़ेल दिया गया। 90 के दशक में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी धनुष पर राम बाण चढ़ा दिया है। बीजेपी की सियासी रामायण के अयोध्या कांड की उत्तर कथा लिखने तैयारियों को लेकर अब कोई शक शुबहा नहीं रहा। कुंभ में संतों और बीएचपी के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में बीजेपी ने राम जन्मभूमि के गुम हो चुके मुद्दे में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 9 साल में विपक्ष के तौर पर 2.5 कोस चलने में भी नाकाम रही बीजेपी ने अब चुनावी जंग के लिए भगवान राम की बैसाखी टांग ली। संगम के तट पर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। करोड़ों राम भक्तों की चाहत पूरी करने के लिए संतों के आशीर्वाद की गुहार लगाई। मैं तो बस इतना ही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, ताकि आपकी ही मनोकामना नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त, उनकी मनोकामना को हम पूरा करने में एक गिलहरी की कम से कम भूमिका निभा सकें। क्या एक बार फिर उन्माद की राजनीति का दौर लौटेगा? क्या धर्म पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग एक बार फिर सियासत के सलीब पर चढ़ा दिए जाएंगे? राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने पुल के सुराखों को भरने का काम किया था ताकि राम सेना लंका तक पहुंच सके, लेकिन राम के नाम पर बीजेपी की अब तक जो सियासत रही है उसने हमेशा समाज में रिश्तों के पुल के सुराख को और चौड़ा किया है। राम के नाम पर वोट बाजार में खड़ी बीजेपी को वीएचपी ने चुनावी महाभारत से पहले सियासत के धर्म युद्ध में कूदने की साधु संतों से अपील तक कर डाली। हमारे संतों ने सड़कों पर जाकर, गांव-गांव में जाकर के शिला पूजन के कार्यक्रम के साथ साथ बड़ी बड़ी सभाओं में समाज का जागरण किया था। मुझे इतना कहना है कि इतना समय आ गया है, राम जन्मभूमि के बलिदान का समय आ गया है। हमारा नौजवान अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। वीएचपी ने साधु संतों को राम के नाम पर सत्ता का सपना दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया कि राम नाम के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर जाएगी और अगली सरकार राम भक्तों की ही होगी। आपकी ललकार चाहिए। आप वर्ष भर अगर इस कार्य में जुटेंगे तो निश्चय ही देश का वातावरण ऐसा बनेगा जो हिंदूमय हो जाएगा, सारा देश राम भक्त हो जाएगा। आने वाली सरकारें भी राम भक्तों की ही, उनसे ही बनेंगी। त्रेता युग की एक किंवदंती है, राम सेतु तैयार करने को भगवान राम की सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखती थी और पत्थर पानी पर तैरने लगते। लेकिन सियासी समंदर में बीजेपी ने वोट की खातिर जब राम नामी पत्थर को डाला, ज्यादातर मौकों पर यह बेजान ही साबित हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने तो राम मंदिर की राह पकड़ ली। फैसला बीजेपी पर छोड़ा है कि उसे राम के सहारे सत्ता तक पहुंचना है या फिर विशुद्ध राजनीति के सहारे। लेकिन इस मशक्कत से इतना तो साफ हो गया है कि पूरा संघ परिवार अब साथ साथ कदम ताल करने को तैयार नजर आने लगा है। प्रसून वाजपेयी के साथ अमिताभ सिन्हा, इलाहाबाद, आज तक। याद कर लीजिए ये तारीख 6 दिसंबर 1992 की वो मनहूस तारीख थी जब विवादित ढांचा गिराया गया था और आज 6 फरवरी है। ये तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनाथ सिंह ने आज काफी हद तक बीजेपी का मुखौटा कम से कम हटा दिया है। मार्गदर्शक मंडल की बैठक में राजनाथ सिंह ने मंदिर निर्माण में संतों का आशीर्वाद मांगा। कुछ ही देर बाद जब राजनाथ ने आज तक से बात की तो सुर थोड़े से अलग थे। बीजेपी अध्यक्ष ने यह तो कहा कि हम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि यह हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है।
और भव्य मंदिर के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है। अब किस राजनाथ को सही माने, जो वहां पर संतों के सामने बोल रहे थे उत्तेजित होकर, या फिर जब बाहर आए और आज तक सखी बातचीत? पहले संगम और फिर संत। बात सियासत की होगी या संत और संगम की होगी, राजनाथ सिंह चल पड़े हैं अब इलाहाबाद छोड़ के। पूछा जाए रास्ता निकलेगा या फिर उलझाने वाली स्थिति सियासत के लिए है, इलाहाबाद से रास्ता अयोध्या जाता है या दिल्ली जाता है? नहीं, इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां से रास्ता अयोध्या भी जाता है और दिल्ली भी जाता है। ये रास्ता क्या सियासत की दिशा में 2014 तक भी जाता है? मैं समझता हूं कि यदि कुंभ से जो रास्ता जाता है उसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। राजनाथ जी, आप ऐसे वक्त में बने हैं अध्यक्ष, बहुत जटिल है इस देश की स्थिति, इतने मुद्दे हैं देश के सामने। आपको लगता है इस समय जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी जरूरत वाकई है, मंदिर की जरूरत है इस देश में? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के कारण यह देश इस समय संकट के भंवर में फंसा हुआ है। इस संकट के भंवर से यदि कोई राजनीतिक पार्टी निकाल सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते निकाल सकती है? सिर्फ अपने बूते निकाल सकती है भंवर से? नहीं, मैं तो यही देश की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वह स्पष्ट बहुमत दे, और हर राजनीतिक पार्टी यही अपेक्षा करती है। ये संकेत है कि हम अकेले चलेंगे? नहीं, अकेले चलने की सबका सवाल नहीं है। हमारे बहुत सारे जो एलाइज पहले थे एनडीए के, वो हमारे एलाइज रहेंगे, कुछ नए एलाइज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनाथ जी, जैसे ही आप कहते हैं हम गिलहरी की भूमिका ही सही मंदिर की दिशा में अगर कदम बढ़ जाएं, तो आपके जो सहयोगी हैं वो बड़े सचेत हो जाते हैं कि राजनाथ जी क्या कह रहे हैं, बीजेपी फिर वही दिशा पकड़ रही है क्या? देखिए, जहां तक मंदिर निर्माण का प्रश्न है, हमारे सहयोगी भी जानते हैं, सारे लोग, सारा देश जानता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता भव्य राम मंदिर निर्माण के प्रति है, भव्य राम मंदिर निर्माण के प्रति रहेगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। भरोसा लोगों का नहीं जाग रहा है। लेकिन भरोसा क्यों नहीं जागेगा? यदि हम इसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूं अन्य देश की कोई राजनीतिक पार्टी शायद अपनी प्रतिबद्धता इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकती जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी करती है। ये प्रतिबद्धता 6 बरस साथ सत्ता में रहने के वक्त भी नहीं पूरी हुई थी। नहीं, देखिए, स्पष्ट बहुमत नहीं था। जब तक स्पष्ट बहुमत न हो तब तक हम जिस काम को करना चाहते हैं उसको कैसे कर पाएंगे? आप राम मंदिर के लिए स्पष्ट बहुमत मांग रहे हैं? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमको इस स्पेसिफिक इशू को, हमारा यह कहना है कि यह प्रश्न तो तब खड़ा होता है कि जब हमको स्पष्ट बहुमत हासिल हो जाए। यानी जब कानून बनाने की बात जहां तक है, वो तो स्पष्ट बहुमत हासिल होने पर ही यह संभव हो सकता है। क्या ये संभव है कि राम मंदिर का नाम लिया जाए, हिंदुत्व का नाम लिया जाए और स्पष्ट बहुमत आ जाए? स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण को हम चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हाँ, यह बात सच है, जब कभी भी आम चुनाव होते हैं अथवा प्रादेशिक चुनाव होते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की जाती है, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन हम विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं होने देंगे। बीजेपी एक बार फिर राम के भरोसे चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लग रही है, ऐसा ही समझ में आ रहा है अभी। हालांकि खुलकर इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है राजनाथ सिंह। उनका कहना है कि स्पष्ट बहुमत आएगा तभी ये एजेंडा आगे बढ़ेगा। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने भारत निर्माण का एजेंडा छेड़ दिया है। मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में करीब 1 घंटे तक भाषण दिया, जो लोगों को पीएम पद की दावेदारी के लिए घोषणा पत्र ज्यादा लगा। अब सवाल उठ रहा है कि इन दावों से दंगे का दाग धुलेगा क्या? दिल्ली में हुकूमत की जंग छिड़ने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जमीन पुख्ता करने में जुटे हैं। जब महाकुंभ में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मंदिर निर्माण का राग छेड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचकर देश को भारत निर्माण का सपना दिखा रहे हैं। तो पहली आवश्यकता है हम सुराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं सुराज्य कहता हूं तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है
और वो है गुड गवर्नेंस। नरेंद्र मोदी अपने तर्कश में सारे तीर लेकर दिल्ली पहुंचे। इसे आप राहुल गांधी का सियासी काट कहें या फिर मोदी की सियासत का एजेंडा, लेकिन देश की युवा आबादी के आंकड़े गुजरात के मुख्यमंत्री की जुबान पर चढ़ चुके हैं और न्यू एज पावर में मोदी को नजर आ रही है देश की तकदीर बदल डालने की ताकत। मैं चाहूंगा कि मेरा देश मेरे इन नौजवानों को सिर्फ न्यू एज वोटर न माने, वो स्वीकार करें कि हमारे युवा न्यू एज पावर है। अगर न्यू एज पावर है तो फिर उनकी तरफ देखने का, उनकी शक्तियों का उपयोग करने का दृष्टिकोण पलट जाएगा। दिल्ली में मोदी ने मेड इन इंडिया का सपना भी दिखाया तो गुजरात का नमक भी चखाया। अगर हम मेहनत कर करके नमक पैदा करते हैं तो आप में से कोई नहीं होगा जिसने गुजरात का नमक न खाया। राजधानी दिल्ली के एसआरसीसी कॉलेज में नरेंद्र मोदी का जैसे जैसे हौसला बढ़ा, दावे भी लंबे चौड़े होते गए। मोदी ने गुजरात को स्नेक चार्मर से माउस चार्मर में बदल डालने का भी दावा कर डाला। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे देश में है, ये ताकत मेरे देश के नौजवान में है। मित्र, पूरी उंगली के भरोसे पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की पहचान बनाने का काम ये मेरे देश के 20-22 साल के नौजवानों ने किया है। इस देश के किसी नेता ने नहीं किया है। विश्व को भारत की तरफ नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है। दिल्ली की गद्दी में जो मुद्दा मोदी के लिए कांटा बना हुआ है, उसने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। आयशा ने मोदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल मोदी पर गुजरात दंगे के दाग इतने पक्के हो चुके हैं कि पीएम पद की दावेदारी उठते ही गठबंधन में दरार नजर आने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत निर्माण के इन दावों से दंगे के दाग धुलेंगे क्या? दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।